दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज। एक खबर आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल है। एक महिला जज की कहानी है। आपको बता दें कि बांदा में तैनात महिला सिविल जज हैं जो अर्पिता साहू, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से इच्छा मृत्यु की मांग भी कर चुकी हैं। और आपको बता दें, आरोप यह है कि जिला जज रात में मिलने का दबाव बनाता था। जो जिला जज था, इनके ऊपर का जो जज था वह दबाव बनाता था। अर्पिता साहू का ऐसा बयान है। आपको बता दें, शिकायत करने पर कह रही हैं कि सुनवाई नहीं हुई है। एक लेटर इन्होंने आगे जारी किया हुआ है, इसका तो हम पुष्टि नहीं करते। फिलहाल सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल है कई जगहों पर, इसलिए हम भी इसके संबंधित वीडियो बनाकर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्या एक जज के साथ ऐसे कारनामे हो रहे हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते हो आम आदमी का क्या होगा जब एक जज के साथ ऐसा हो रहा है। ये घटना है अर्पिता साहू सिविल जज जेडी बवेरू बांदा उत्तर प्रदेश से। घटना ऐसा है कि इन्होंने लिखते हैं कि भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली को चंद्रचूड़ साहब जी को लिखते हैं कि विषय अपना जीवन समाप्त करने की अनुमति के लिए मुख्य न्यायाधीश को खुला पत्र और भारत की सभी काजी महिलाओं के लिए एक संदेश भी है। इनका कहना है कि अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए सिविल जज चंद्रचूड़ साहब जी को एक पत्र में लिखती हैं कि हम अपना जीवन को समाप्त करने के लिए एक पत्र हम लिख रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ कार्यरत जितनी भी शासन में कार्य कर रही महिलाएं हैं या वैसे कार्य कर रही महिलाएं हैं, उनके लिए भी, कामकाजी महिलाओं के लिए भी अपना एक संदेश देना चाहती हैं। क्या संदेश है, जरा उसको हम सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। इनके पत्रों में जो लिखा गया है हम उसको बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं। क्या एक महिला जज के साथ इस तरीके से घटना हो रहा है और उनकी महिला जज की भी सुनवाई नहीं हो रही है। फिलहाल ये आगे लिखती हैं कि माननीय आधिपत्य, मैं इस बेहद दर्द और निराशा में लिख रही हूँ। इस पत्र का मेरी कहानी बताने और प्रार्थना करने के अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। आगे लिखते हैं कि मेरे सबसे बड़े अभिभावक CJI मुझे अपना जीवन समाप्त करने की अनुमति दें। ये मांगती हैं अपने जीवन लीला खत्म करने की अनुमति मांग रही हैं। आगे लिखते हैं, मैं बहुत उत्साह और इस विश्वास के साथ न्यायिक सेवा में शामिल हुई कि मैं आम लोगों को न्याय दिलाऊंगी। मुझे क्या पता था कि मैं जिस दरवाजे पर जाऊंगी मुझे जल्द ही न्याय के लिए भिखारी बना दिया जाएगा। कि जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं न्याय मांगने के लिए एक बड़े स्तर से अधिकारी के साथ, जज के साथ मांगने जा रही हूँ, क्या मुझे भी इस तरीके से भिखारियों की तरह दौड़ाया जाएगा, मेरी सुनवाई नहीं होगी। आगे फिर लिखती है कि मेरी सेवा के थोड़े समय में मुझे खुली अदालत में डायस पर दुर्व्यवहार अर्थात खूंखार हिंदी माँ का अभिशाप शब्द का दुर्लभ सम्मान मिला है। मेरे साथ हद दर्जे तथा यौन उत्पीड़न किया गया है। आगे लिखते हैं कि मेरे साथ बिल्कुल कूड़े जैसा व्यवहार किया गया है। मैं एक अवांछित कीट की तरह महसूस करती हूँ और मुझे दूसरों को न्याय दिलाने की आशा थी। मैं कितना भोला हूँ। इन्होंने कहा है कि मैं दूसरों को न्याय दिलाती हूँ, खुद हमारे लिए न्याय नहीं मिल रहा है, ऐसा इनका कहना है। और हमको कूड़े की तरह हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। एक महिला जज की कहानी है। अब आपको बताते हैं, आगे लिखती है कि मैं भारत की सभी कामकाजी महिलाओं से कहना चाहती हूँ, यौन उत्पीड़न के साथ जीना सीख लें। इनका कहना है कि सभी महिलाओं से मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि जितनी भी महिलाएं कार्यरत हैं, काम काज कर रही हैं, वो इस तरीके से जीवन सीख ले कि उनके साथ जीवन में उत्पीड़न ही उत्पीड़न होगा, उसको बर्दाश्त करना सीख लें, उत्पीड़न के साथ काम करना सीख लें। आगे फिर लिखती हैं कि ये लिखती हैं कि हमारे जीवन का सत्य है, पोस्ट एक्ट जो है, पास्को एक्ट का जो हिसाब किताब है, हमें बोला गया एक बड़ा झूठ है। जो पास्को एक्ट का सिस्टम है, पास्को एक्ट है, वो एक बोला गया झूठ है जो हमें बोला गया है। आगे लिखते हैं, कोई सुनता नहीं, कोई परेशान नहीं करता,
शिकायत करोगी तो प्रताड़ित किया जाएगा। विनम्र रहें। और जब मेरा मतलब है कि कोई नहीं सुनता तो इसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। इनका आरोप ये भी लगा रही है अगर कोई सुन नहीं रहा है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। आपको 8 सेकंड की सुनवाई, अपमान और जुर्माने लगाने की धमकी मिलेगी। तुम्हें आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया जाएगा और यदि आप भाग्यशाली हैं तो मेरे विपरीत तो आत्महत्या का पहला प्रयास सफल होगा। इनका कहना है कि महिलाएं अपनी इस तरीके से जीवन जीना सीख लें, उनके साथ यही उत्पीड़न होगा, क्योंकि हमारे एक अधिकृत अधिकारी के साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनता की महिलाओं के साथ क्या होगा, उत्पीड़न जैसी घटनाएं क्या होगी। फिलहाल ये एक संदेश देना चाहती है उन महिलाओं के लिए। आगे फिर लिखती हैं, अगर कोई महिला सोचती है कि आप सिस्टम के खिलाफ लड़ेंगे तो मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसा नहीं कर सकती और मैं जज हूं। न्याय तो दूर, मैं अपने लिए निष्पक्ष जांच तक नहीं जुटा सकी। मैं सभी महिलाओं को सलाह देती हूं कि वे खिलौना या निर्जीव वस्तु बनना सीख लें। इनका कहना है कि सभी महिलाओं को हम एक सलाह देते हैं कि एकदम निर्जीव की तरह उनके साथ कोई घटनाएं कर सके, कोई भी हिसाब किताब कर सके, यौन उत्पीड़न कर सके। इनका कहना है बहुत कुछ उनके साथ कर सके। ऐसा सोचकर महिलाएं अपना जीवन जिए और अपना काम करें जिस क्षेत्र में काम कर रही हैं। आगे लिखते हैं, ये दूसरे पेज में लिख रही हैं कि एक विशेष जिला न्यायाधीश और उसके सहयोगियों द्वारा मेरा उत्पीड़न किया गया है। फिलहाल इसमें उनका नाम नहीं लिया गया है जिस व्यक्ति ने उत्पीड़न किया गया है, परंतु जो जज है, जो अधिकारी है, वो इनसे कहीं ऊंचे दर्जे का है, ये उनसे थोड़ी निचले दर्जे की हैं। और इनका कहना है कि सहयोगियों द्वारा मेरा यौन उत्पीड़न किया गया। मुझे रात में जिला जज से मिलने को कहा गया। इनका कहना है मुझे रात में जिला जज से मिलने के लिए कहा गया। बाकी और कुछ हम नहीं बोल सकते, जो शब्दों में इनके द्वारा बयां किया गया है, लिखा गया है, क्योंकि ये जज का मामला है इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं जो पत्रावली में लिखा गया है इनके द्वारा। ये आगे लिखती है कि मैंने 2022 में माननीय मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद और प्रशासनिक न्यायाधीश उच्च न्यायालय न्यायाधीश से शिकायत की, आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। किसी ने भी मुझसे यह पूछने की जहमत नहीं उठाई क्या हुआ, आप परेशान आखिर क्यों हैं। मैंने जुलाई 2023 में उच्च न्यायालय के आंतरिक शिकायत समिति से शिकायत की। एक जांच शुरू करने में 6 महीने और 1000 ईमेल लग गए। इनका कहना है कि एक जांच को शुरू करने में पूरे 6 महीने और 1000 ईमेल हमने किया, इतना तक टाइम लग गया। सोचने का सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि एक महिला जज की कहानी है। आगे लिखते हैं, प्रस्तावित जांच भी एक दिखावा है। एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई इस महिला जज के साथ घटना घटित होती है। द्रवित होते हुए एक अपने हाव भाव को प्रकट करते हुए कहती है प्रस्तावित जांच की एक दिखावा है। इनका कहना है कि जो प्रस्तावित जांच है, जो हमें जांच के लिए बताया गया है, हमारे लिए जो जांच बैठाई गई है, वो हमारे अनुरूप नहीं है, हमारे लिए न्याय संगत नहीं है। इनका कहना है। आगे लिखती है, पूछताछ में गवाह जिला न्यायाधीश के तत्काल अधीनस्थ हैं। समिति कैसे गवाहों से अपने बॉस के खिलाफ कार्रवाई देने की उम्मीद करती है। और आगे लिखती हैं कि यह मेरी समझ से परे है। यह बहुत बुनियादी बात है कि निष्पक्ष जांच के लिए गवाह को प्रतिवादी अर्थात अभियुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। और आगे लिखते हैं कि मैंने केवल इतना अनुरोध किया था कि जांच लंबित रहने के दौरान जिला न्यायाधीश का स्थानांतरण कर दिया जाए। इन्होंने कहा कि जब मेरा जांच हो रहा है तो मेरी एक मांग थी कि जो जज वहाँ पे उपस्थित है उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि अगर ट्रांसफ़र जब तक नहीं होगा तब तक हमारे साथ न्याय नहीं हो सकता, हमारे साथ वो खेला हो सकता है, हमारे साथ कोई भी हिसाब किताब फाइनल नहीं हो सकता, हमारे साथ न्याय नहीं हो सकता, हमारे साथ सिर्फ पक्षपात होगा। आगे फिर ले रही हैं, इनके स्थानांतरण की बात कर रही हैं जज साहब के, जो अपने से ऊंचे ओहदे के जज साहब हैं, जिस पे आरोप लगा रही हैं कि इनके साथ
यौन उत्पीड़न जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ा इनको। और आगे लिखते हैं, न्यूनतम प्रार्थना पर भी ध्यान नहीं दिया गया हमारे। ऐसा नहीं है कि मैंने जिला जज के तबादले की प्रार्थना यूं ही कर दी थी। माननीय न्यायालय पहले ही न्यायिक पक्ष में एक निष्कर्ष दे चुका है कि साक्ष्यों के साथ छेड़खानी की जा रही है। इन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय द्वारा पहले ही एक निष्कर्ष दिया जा चुका है कि साक्ष्यों के साथ छेड़खानी की जा रही है। और एक बात और ये भी कह रही है कि हमारे मामले को चंद 6 से 7 सेकंडों में मामले में कैसे ख़त्म कर दिया गया हमारे इस केस को। बड़ी सोचने का विषय है एक जज के साथ। माननीय चंद्रचूड़ साहब जी से कह रही हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनसे भी, जो दिल्ली के। ठीक है, आगे फिर ये लिख रही हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी शिकायतों और बयानों को मौलिक सत्य के रूप में लिया जाएगा। मैं बस एक निष्पक्ष जांच की कामना करती थी, परंतु हमारे साथ कुछ अलग ही हो रहा है। मैंने सोचा था कि शायद इतनी सौम्य और मौलिक प्रार्थना सुप्रीम कोर्ट शायद सुनेगा, परंतु सुनी नहीं। मैंने सोचा कि सर्वोच्च न्यायालय ऐसी सीधी सौम्य प्रार्थना अवश्य सुनेगा, परंतु सुनी नहीं। मुझे क्या पता था मेरी रिट याचिका बिना किसी सुनवाई और मेरी प्रार्थनाओं पर विचार किए 8 सेकंड में खारिज कर दी गई। ये असली कहानी है। मैंने इतने मेल किए, 1000 मेल किए, करीब में 6 महीने इसकी लगातार हमारी ये जांच चलती रही, परंतु ये 8 सेकंड में इसकी कहानी को ख़त्म कर दिया गया। सबसे बड़ा सवाल है, आगे लिखती हैं, बस एक वाक्य और खारिज कर दिया गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा जीवन, मेरी गरिमा और मेरी आत्मा को खारिज कर दिया गया हो। यह मेरी अपमान जैसा लगा कि मेरे सारे मामलों को एक महिला जज को इस तरीके से, महिला जज के मामले को इस तरीके से निस्तनाबूद कर दिया गया, क्षण में ख़त्म कर दिया गया। जांच अब सभी गवाहों के नियंत्रण में जिला न्यायाधीश के अधीन की जाएगी। हम सभी जानते हैं कि जांच का क्या हस्र होता है, ये जांच का खेल क्या होता है। ये कहना चाह रही, हस्र यानी जांच का खेल जो चलता है कई जगहों पर। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा खुद जज साहिबा कह रही हैं जिनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। ठीक है, आगे लिख रही हैं कि मैं स्वयं को निराश हो जाऊंगा तो दूसरों को क्या न्याय दूंगी। अगर मैं स्वयं को निराश हो जाऊंगी तो दूसरों को क्या न्याय दूंगी। मुझे बस जीने की इच्छा नहीं है सर। पिछले 1.5 साल से मुझे एक चलती फिरती लाश बना दिया गया है। इस निष्प्राण शरीर, दोबारा कह रही है, निष्प्राण शरीर को इधर से उधर ढोने का कोई प्रयोजन नहीं है। माननीय न्यायालय चंद्रचूड़ साहब जी आगे लिखती हैं कि मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं बचा। असली कहानी आगे लिखती हैं, कृपया मुझे अपना जीवन सम्मानजनक तरीके से समाप्त करने की अनुमति दे। मेरा जीवन रहने दे अथवा बर्खास्त करें। ये असली कहानी है हमारे जज साहिबा की। जिस जज के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो लोगों में क्या संदेश पहुंच रहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने चंद 60 सेकंडों में पूरी कहानी, जीवन लीला को समाप्त कर दिया। क्षण भर में इस खेल को ख़त्म कर दिया गया। एक बांदा में तैनात महिला सिविल जज है जो अर्पिता साहू नाम है, उनके साथ ऐसा घटना हुआ और मामला ये था सिर्फ यौन उत्पीड़न, उनसे ऊपर के ओहदे के जज साहब का ये कहानी था। फिलहाल इन्होंने नाम तो इनका नहीं लिया है, शायद इनको भी अभी भी बचाना चाह रही हैं, गरिमा को इनके बचाना चाह रही हैं, शायद हाइड रखना चाह रही हैं। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे मामले हमारे देश में बहुत सारे यौन उत्पीड़न से भरे पड़े हैं, जो बड़े से बड़े अधिकारी चाहे छोटे स्तर के लेवल के लोगों को घसीटते रहते हैं। वहीं पर जनता जनार्दन भी कितनी अपनी समस्याएं लेते हैं, वहाँ भी वो घसीटते रहते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। सामने वाला जो एफआईआर दर्ज करता है उसकी सुनवाई नहीं होती, सामने वाला का पैसा लेन देन का हिसाब भी चलता है। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं काफ़ी मामले में। ऐसा नहीं है कि जज अच्छे नहीं हैं, पुलिस अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है, परंतु उसमें जो गलत हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं,
करप्शन की वजह से उनकी सुनवाई भी नहीं होती है। काफ़ी मामले में कई एसडीएम साहब ने, कई सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, बिना किसी कागज़ को पढ़े, जांच किए। अभी एक हुआ था राज्यपाल साहब का मामला था, उनमें क्या हुआ था, राज्यपाल साहब का जो ज़मीनी विवाद का हिसाब किताब था, थोड़ी ज़मीन उभरती, उसमें क्या करे, एसडीएम साहब ने लिख के उनको नोटिस दे दिया। तो राज्यपाल साहब ने उल्टा उनको नोटिस दे दिया, भैया आप होते कौन हो मुझसे जवाब मांगने के लिए? मैं राज्यपाल हूँ, मैं कानून बनाता हूँ, मेरा हिसाब किताब है। आप कानून के नियमों को उल्लिखित कराने का काम करते हैं, सबको न्याय देने का काम कराने का काम करते हैं। ये सब आपकी कहानी है, ठीक है, ये चीज़ है आपके अधीनस्थ, ये चीज़ नहीं। आप कैसे हमें दे सकते हैं? मैं राज्यपाल हूँ, मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? एसडीएम साहब की घंटा बजा दिए। एसडीएम का साहब का तबादला तक हो गया, राज्यपाल साहब ने करवा दिया। तो कितने ऐसे मामले होते हैं, बिना पढ़े ही अधिकारी साहब मुँह ठप्पा लगाते हैं, जाओ मौज करो। पता चला दूसरे का घर ही ससुरा गिर गया, उसका घर पे बुलडोजर चला, कहानी ख़त्म हो गई उसकी। छोटे लोग हैं, उसकी सुनवाई हुई ही नहीं, कहानी ख़त्म, सेवा समाप्त। परंतु यहाँ कुछ अलग ही दिख गया, क्योंकि ये राज्यपाल साहब थे और कार्यरत भी थे, पदस्थ थे। अब पदस्थ थे तो पूर्ण तरीके से पावर में थे। अब पावर का खेल तो अलग ही होता है, सब जानते हैं। पावर ऐसी खेल है जो बड़े से बड़े लोगों को, बड़े से बड़े अधिकारियों को ख़त्म कर देती है। सत्ता का खेल था ये, शायद एसडीएम साहब नहीं समझे, कागज़ को पढ़े नहीं, वकील साहब लिखवाएं, वहाँ से लेना देना का हिसाब किताब था, ले गए वहाँ वकील साहब के पास, वकील साहब ने कहानी बनाई, बाकायदे मुँह ठप्पा लगा, भैया भेज दिए। अब भेजते ही तो उनकी रफा दफा कहानी समाप्त, जीवन लीला हो गई। तो निवेदन करना चाहता हूँ, जितने एसडीएम तौर के लोग हैं, अधिकारी हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, आप लोग इतने अच्छे खासे पढ़े लिखे हो सर, किसी भी कागज़ को देखिए, पढ़िए, समझिए मामला क्या है, उस पर एक्शन क्या होगा, कौन सी धाराएं लगेगी, कौन से एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्या मामला है, क्या मामला वो सच है या असत्य है, क्या वो पैसा लेके कार्य करा रहा है, इस पे भी आप लोग ध्यान दीजिए, शायद आपकी नौकरी जा सकती है। ये पता है, संवैधानिक नियम के अनुसार किसी भी गवर्नमेंट अफसर को किसी भी सरकारी हिसाब किताब में बोलने का अधिकार नहीं है, यही सच है। अभी भी अंग्रेजी कानून लागू है, पुरानी कोई दो राय नहीं है। इसे काफ़ी कानूनों में बदलाव हो रहा है इस समय। हम यही कोशिश करना चाहते हैं कि कानूनों में बदलाव, भ्रष्ट और करप्ट अधिकारियों की रिलाई हो पूरी तरीके से। जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, उनको छोड़ा ना जाए, बख्शा ना जाए, मेरी यही अनुरोध है। और ये महिला सिविल जज अर्पिता साहू थी, सिविल महिला जज थी, इनकी कहानी को आपने सुन लिया कि ये चीज़ है, एक जज के साथ ऐसे घटनाएं हो रही हैं, तो आम लोगों के साथ क्या होगा, आप लोग सोचिए, ज़रा समझिए। मैं नहीं कहता हूँ कि न्यायपालिका पर भरोसा उठ गया न्यायपालिका से, ये नहीं है मामला। ये है कि हम उस पर कागज़ पे हमें पढ़ना क्या है, मामला क्या है, उस पर एक्शन क्या होना चाहिए, एक्ट क्या लगना चाहिए, कि कौन से पदस्थ, उसमें ये चीज़ देखा जाता है कि कौन से पदस्थ का व्यक्ति है। ठीक है, पदस्थ पद को देखिए, पद के साथ साथ जो गुनाह कर रहा है, संवैधानिक नियम से, चाहे बड़ा, चाहे एक सामान्य नागरिक हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो, जो सामान्य नागरिक ऊपर कानून लगता है वही बड़े अफसर के ऊपर, एसडीएम तक के ऊपर लगता है। लेकिन एक राज्यपाल के ऊपर अलग कहानी होती है। ये कानून बनाने के सांसद, विधायक, ये सब लोग मिलकर कानून को एक सिस्टम बनाने का तैयार करते हैं। बाकी पुलिस का कार्य क्या होता है, पुलिस का कार्य सिर्फ कानून का पालन करवाना होता है। यहाँ तक कि पुलिस को डंडा मारने का भी अधिकार नहीं है किसी को भी, किसी भी व्यक्ति को डंडा लठ बजाने तक का भी पुलिस को अधिकार नहीं होता। सिर्फ उनको लॉ एंड ऑर्डर को पालन करवाना होता है, ठीक है। और पुलिस को एक अधिकार प्राप्त है, इंडियन पुलिस एक्ट, जो उनको एक पावर देता है कि उनके वर्दी पर कि कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ नहीं, उनके वर्दी पर हाथ नहीं लगा सकता। एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। तो वो सुरक्षा कवच को आप लोग एक हथियार की तरह काम करिए, आप लोग एक नए दिशा की तरफ चलिए, जिसमें समाज में एक अलग बढ़ाव हो।
खिंचाई कीजिए। कई जगहों पर मामले हम देखें, भ्रष्टाचार करप्शन बढ़ते चले आए हैं। तो कई जगहों पे पुलिस कांस्टेबल के साथ गलत होता है, छोटे अधिकारियों के साथ गलत होता है। पत्रकारों का काम क्या होता है? दिखाना होता है, बस दिखाना होता है उनके साथ गलत हो रहा है। तो जहाँ भी पत्रकार जाएं उनका भी आप लोग सपोर्ट करिए, समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो हम जानते हैं कि पावर जो होती है ऊपर से नेताओं की पावर लगती है, प्रेशर जब लगता है ना तो बड़े बड़े लोग धराशायी हो जाते हैं, क्योंकि नौकरी उसमें चली जाती है। ये लंबी कहानी है। ये सिविल जज अर्पिता साहू जी का मामला था। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो सड़क बन रहे हैं, बहुत घटिया तरीके से बन रहे हैं। ससुरा 1 महीना 2 महीना या एक बरसात हो जाए तुरंत ना, तुरंत खत्म हो जाएगा। ऐसे सड़क भी बन रहे हैं जगह जगह। ये कहानी है हमारे देश में करप्शन और भ्रष्टाचार का। जो खिलाफत लड़ने जाएगा वो बेवकूफ़ है। ये चीज़ कहानी है हमारे देश में। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी से मिलेंगे अगले वीडियो में जीरो ग्राउंड के साथ, एक लंबी कतार और आवाज़ के साथ। करप्शन को खत्म करने का एक नया इतिहास बनाने का हम प्रयास करेंगे आप लोगों के साथ। आप लोग अगर कहीं भी मामला दिक्कत हो रहा है तो हमें हमारे कांटेक्ट नंबर 8920930039 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे मेल आईडी jaunpurexpressnews@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट www.jaunpurexpressnews.com पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा डिटेल्स और एडवर्टाइजमेंट, और अपनी समस्याओं को समाधान और खबर कवरेज कराने के लिए हम नंबर स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस नंबरों को देखिए और पढ़िए और हम तक खबर को पहुंचाइए। जहां करप्शन हो रहा है हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देखते रहें जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज़।